रूल्स थ्योरम में क्या है, लिख लेते हैं। इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल, अभी फिर इसके बारे में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं और इसको डिराइव भी करेंगे। पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं क्या है। इफ़ अ फंक्शन इज डिफाइंड on closed interval a comma b is number 1 continuous on closed interval a comma b, वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में। सेकेंड, वो डिफरेंशिबल होना चाहिए, डिफरेंशिबल इन ओपन इंटरवल a कॉमा b। डिफरेंशिबिलिटी ओपन इंटरवल में लेनी है हमको। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। और थर्ड कंडीशन एक और है, एंड f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a कॉमा b। तो c जो कोई एक नंबर होगा वो a और b के बीच में लाई करेगा, सच दैट f डैश c इक्वल टू 0, सच दैट f डैश c की वैल्यू 0 होगी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इतना। उसके बाद इसको समझते हैं कि ये कैसे बना होगा, इसका डेरिवेशन कैसे आया होगा ये f डैश c 0। तो उसके लिए ग्राफिकली हम y इक्वल टू एफ एक्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। ये 2 कंडीशन हमको चेक करनी पड़ेगी। थर्ड f ऑफ a f ऑफ b तो खैर हम चेक कर लेंगे जब हमको a और b दिया होगा। ये दोनों कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी और डिफरेंशिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। कई सारे फंक्शन ऐसे होंगे जो देख के समझ में आ जाएंगे कि अरे ये तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे और डिफरेंशिबल भी होंगे। जैसा कि ग्राफ हमको पता है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना पड़ेगा और फिर कोई सी एक ऐसा नंबर आएगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। मतलब ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जिसके लिए एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। प्रूफ समझ लेते हैं कैसे बना होगा तो और आइडिया हो जाएगा हमको इसके बारे में। लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b such that fx is continuous। ये हमने लेट किया हुआ है, वैसे हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा कि ये कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिबल है। fx इज कॉन्टिन्यूस बिटवीन पॉइंट, और ये पॉइंट कौन कौन से होंगे, जब x की वैल्यू a रखेंगे तो f ऑफ a मिलेगा, और जब x की वैल्यू b रखेंगे तो f ऑफ b मिलने वाला है। एट एवरी पॉइंट on the curve except at the end point it is possible to draw a unique tangent। इसका मतलब तो शायद समझ में आ गया होगा आपको कि इसका क्या मतलब है। ये हम डिफरेंशिबिलिटी की बात कर रहे हैं। जब हम कोई यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि अगर उस पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, और इसने एंड पे क्यों बोला हुआ है, एंड का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पर लिखा है ना कि ओपन इंटरवल में a कॉमा b पे होना चाहिए, तो इसका मतलब एंड पॉइंट को हमको कंसीडर नहीं करना है। कंटिन्यूस तो होना चाहिए ए और बी में क्लोज्ड इंटरवल में, यानी ए और बी को तो कंसीडर करेंगे, लेकिन डिफरेंशिबिलिटी में हमें ओपन इंटरवल लेना है। एंड पॉइंट पे ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिबल हो।
तो यही वहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पॉइंट ए कॉमा एफ ऑफ ए है और एक पॉइंट बी एफ कॉमा एफ ऑफ बी है। वो दोनों एंड पॉइंट पे अब हमें टेंजेंट ड्रॉ नहीं करनी है, बाकी सब जगह पे एक यूनिक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पर, और एंड यहाँ पर हम लिख देंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो कुछ ऐसे होने चाहिए, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे इक्वल होने चाहिए। देन कोई एक पॉइंट लेंगे, देन देयर एग्जिट एटलीस्ट वन पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट on the curve, one point on the curve where tangent is parallel to x-axis, where tangent is parallel to x-axis। अब देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ तब ज़्यादा बात समझ में आएगी कि किस टाइप से ये आ गया है। यहाँ पर हम देखते हैं इसको तो आइडिया हो जाएगा हमको इसके बारे में। ये हमने एक एक्स वाई एक्सिस ले लिया और यहीं पर एक एक्स एक्सिस भी ले लेता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो अब उसने कहा है कि ए और बी पर कोई पॉइंट ऐसे लेने हैं, जैसे मान लिया यहाँ एक्स इक्वल टू ए ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं एक्स इक्वल टू बी। तो ये हो गया बी पॉइंट। तो इसने बोला है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी एफ ऑफ ए भी यहीं पे लाई करेगा और एफ ऑफ बी भी यहीं पे लाई करेगा। तो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी पे हमको पता चल गया। अब दूसरा कर्व जो हमने लिया है वो कुछ इस टाइप का कर्व लेट कर लेते हैं। ये एक कर्व है जिसका नाम है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर ये x इक्वल टू ए के लिए है पॉइंट और ये है x इक्वल टू बी के लिए। तो ये इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। ये x इक्वल टू ए है और ये है x इक्वल टू बी। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई टेंजेंट तुम यहाँ पर ड्रॉ करोगे, अगर तुम यहाँ पर x इक्वल टू कोई पॉइंट C ले लेते हो और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट जो है वो क्या होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। तो स्लोप जो है वो x एक्सिस का कितना होता है, स्लोप ऑफ x एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि स्लोप की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर भी जो ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और स्लोप को ही तो हम बोलते हैं एफ डैश एक्स, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स भी 0 होगा। और चूंकि ये पॉइंट एफ डैश सी है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे बोल दिया जाता है कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी कि हमें क्या करना है, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे ए और बी पे, और वहाँ पर हमें एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है तो इसलिए उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है उन सबका स्लोप 0 होगा। तो एफ डैश एक्स भी जो है वो स्लोप ही बोलते हैं उसको भी। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी और किसी पॉइंट सी पे वो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है, तो इसलिए एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, सी। तो इसीलिए उसने बोला है कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0। ये यहीं पे ये लिखा हुआ है कि इसलिए एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, इसके जरा क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं इसके, चाहे वो जेई के हो या फिर बोर्ड लेवल के हो, बहुत इजी से क्वेश्चन इसके होते हैं। बस हमें क्या ध्यान रखना है, पहला पॉइंट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, दूसरा पॉइंट डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, और तीसरा पॉइंट हमको चेक करना है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं है। उसके बाद उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, एफ डैश एक्स मिल जाएगा। एफ डैश एक्स जैसे ही मिल गया तो फिर एफ डैश सी इक्वल टू 0 कर देना है, और सी की जो वैल्यू आनी चाहिए वो ए और बी के मिड में लाई करनी चाहिए। देखो यहाँ पर जो सी की वैल्यू आई है वो ए और बी के मिड में लाई करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस टाइप के आते हैं, लिख लेते हैं, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम
फॉर द फंक्शन, और पहला क्वेश्चन हमारा है, सब में यही लिखा होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू पहला फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,3। यहाँ पर हमको चेक करके बताना है कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो हमारा मेन मोटो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। तो ये पक्की बात है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्वाड्रेटिक चाहे ओपनिंग अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो वो हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिबल भी होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट करके हम लिख सकते हैं, बल्कि सारे पॉलिनोमियल के लिए बोल सकते हैं, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक, कोई भी पॉलिनोमियल हो। तो यहाँ लिख लेते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में भी ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसलिए लिख दिया कि कोई भी आ जाए सभी जो है वो कॉन्टिन्यूअस होंगे। इट इज अ पॉलिनोमियल देन continuous in 1,3 and differentiable in ओपन इंटरवल 1,3। ये तो हम डायरेक्ट मार देंगे, चाहे तो हम सॉल्व करके दिखा भी सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। चाहो तो तुम चेक भी कर सकते हो 1 पे और 3 पे, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो और डिफरेंशिबिलिटी 1 और 3 के मिड में किसी पॉइंट पे देख लो, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस भी आएगा और डिफरेंशिबल भी आएगा। दूसरा काम हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x माइनस 4। अब एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम और भी हमें करना पड़ेगा कि यहाँ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 भी चेक करना पड़ेगा, वो और कर लेते हैं। तो हम जरा देखते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 तो 0, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू देखते हैं, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 तो 12 माइनस 12 0। तो यानी एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 भी जो है दोनों इक्वल हो गए। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कॉन्टिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिबल भी हो गया, और एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 की इक्वल हो गया। अब हमें एफ डैश सी करना है और उसको 0 कर देना है। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो 2c माइनस 4 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, और ये जो c की वैल्यू 2 आई है, क्या ये 1 और 3 के मिड में लाई कर रही है, तो बिल्कुल लाई कर रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल ऑन दिस। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यस। क्यों, क्योंकि अगर c की वैल्यू 1 और 3 के मिड में आ गई तो इसका मतलब यस, रोल्स थ्योरम इज अप्लीकेबल। तो बस यस और नो में ही जवाब देना था। अब जरा लिखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसका और एक लिख लेते हैं और इसको भी चेक करके बताओ। एफ एक्स की वैल्यू गिवन है मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और इसको चेक करना है ऑन -1,1, और ये चेक करके बताना है क्या इसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो बोलो, इसको तो देख के ही आइडिया हो जाना चाहिए कि यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। कौन बताएगा इसके बारे में? सोच लो, सोच लो। बोलो बच्चों, कोई आइडिया हो रहा है इसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है? कि किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताऊं फिर। हाँ बेटा बोलो।
आशीष एप्लीकेबल। ओके चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं एप्लीकेबल है कि नहीं है। वैसे तो देख के आइडिया हो रहा है यहाँ पर कि ये मॉड एक्स के बारे में शुरू से बताया जा रहा है हमको कि मॉड एक्स जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं होता है। और मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है। तो ये माइनस, ये यहाँ पर अगर मान लिया कि ये -1 है और ये 1 है और ये 0 है, तो हम -1 से 1 के मिड में जा रहे हैं ना। तो -1 से 1 के मिड में जा रहे हैं तो इसका मतलब 0 पर तो नहीं होगा ये डिफरेंशिबल। तो इसका मतलब ये मॉड एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूअस तो हो जाएगा, -1 से 1 के मिड में कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन -1, बट मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिबल। -1 से 1 पर नहीं डिफरेंशिबल है ये। देन तीसरा हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर ये कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये डिफरेंशिबल है ही नहीं। तो डिफरेंशिबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि रोल्स थ्योरम की कंडीशन है कि ये कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए और डिफरेंशिबल भी होना चाहिए, तभी रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल होगी। जबकि यहाँ पर तो 0 पर तो ये डिफरेंशिबल ही नहीं है। मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिबल शुरू से सुनते आ रहे हैं हम कि ये x = 0 पर नहीं है। हाँ, अगर ये केवल क्वेश्चन हमारा ऐसे होता कि x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो अब बताओ यहाँ पर एक बार जेई ने ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड एक्स तो दे दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने इंटरवल दिमाग लगाया, उन्होंने कह दिया भाई मॉड एक्स को लोग याद कर लेते हैं कि मॉड एक्स जो है वो डिफरेंशिबल नहीं है। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि मॉड एक्स कहाँ पर डिफरेंशिबल नहीं है। तो मॉड एक्स 0 पर डिफरेंशिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर 0 से 1 के बीच में कर देंगे, चलो इसका 0 पे भी ओपन लगा देते हैं, ये 0 से 1 के मिड में जरा चेक करके बताओ। तो 0 से आगे जब बढ़ोगे, 0 से आगे के लिए जब बढ़ोगे तो 0 से 1 के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो इसका मतलब तब तो वो डिफरेंशिबल भी होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा, तो वहां पर रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब -1 से 1 के बीच में है तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम नहीं अप्लीकेबल है। नो, रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। ओके, ये बात क्लियर हो रही बच्चों यहाँ तक? तो रोल्स थ्योरम के बारे में हमको आइडिया हो गया कि इस तरीके से क्वेश्चन इसके आएंगे। अब जरा एक दो क्वेश्चन जेई के देख लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे दूसरी थ्योरम में। पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं कुछ अलग टाइप का, वो भी उसमें भी देते हैं वो लोग, उसमें भी हमको चेक करने का आइडिया होना चाहिए किस तरीके से हमें अपना क्वेश्चन इसको प्रोसीड करना है। एक क्वेश्चन तो आया था जो दो बार रिपीट हुआ था, जरा उसको भी देख लेते हैं। 2014 और 15 दोनों में वही सेम क्वेश्चन आया था, ये लिख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इफ द रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन इफ द रोल्स थ्योरम इज होल्ड फॉर द फंक्शन। अब इसने कह दिया कि इसमें रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, हमें चेक नहीं करना है। जेई में वो ये थोड़ा ना कहेंगे चेक करो। और ये कंडीशन गिवन है 2x³ + ax² + bx इन द इंटरवल -1, 1 for the point C equal to 1/2, then the value of 2a + b is, ऑप्शन यहाँ पर गिवन था 1, b में -1, c में 2 और d में -2। और ये जो है वो जेई मेंस ऑनलाइन में रिपीट हुआ है दो बार।
2014 में भी आया और 15 में भी आया। तो इस तरह के रोल्स थ्योरम के एवरी ईयर कोई ना कोई क्वेश्चन आता ज़रूर है, तो इसलिए इसका खास ध्यान हमको रखना है रोल्स थ्योरम का। चलो इसको करते हैं साथ में। अगर आइडिया लग रहा है तुम्हें तो करके दिखाओ, अगर कुछ तुम्हें उम्मीद है कि हो जाएगा तो। सबसे पहले हमको उसने बोला है कि रोल्स थ्योरम होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें हमें चेक नहीं करना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। उसने कहा है कि है, रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब हमारा मेन काम है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी करना है और एफ डैश सी की वैल्यू 0 करना है। उनसे दो इक्वेशन मिलेगी और दोनों से ए और बी अननोन की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो पहला काम एक ये करो। अच्छा, तो तुम्हारे पास एक -1, है, तो ये क्या हो जाएगा a, b। तो a की वैल्यू हो गई -1 और b की वैल्यू हो गई 1। अब तुम जरा एक काम करो, f ऑफ x तुम्हारे पास है 2x³ प्लस ax² प्लस bx। तो एक काम करो, f ऑफ -1 और f ऑफ 1 ये इक्वल कर दो। ये पता है ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b होना चाहिए और एफ डैश सी की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। रोल्स थ्योरम में ये दो काम हम करेंगे जब एप्लीकेबल होगा तब। तो अब यहाँ पर f ऑफ -1, तो x की जगह जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1 रख देते हैं। 2 इंटू -1 का क्यूब a इंटू -1² प्लस b इंटू -1, और 1 में तो कोई टेंशन नहीं, 2 प्लस a प्लस b आने वाला है। तो यहाँ आ जाएगा -1³ -2 प्लस a माइनस b 2 प्लस a माइनस प्लस b। a और a कट होने वाला है, ये -4 आ जाएगा और ये हो जाएगा 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अब b की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें a और फाइंड आउट करना है, तो बस अब एक काम और कर लेते हैं। इससे हमें एक रिलेशन मिल गया। अब जरा एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करो तो 6x², इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तभी तो एफ डैश एक्स मिलेगा। तो 3 2 जा 6x² प्लस 2ax प्लस b और एफ डैश सी, और c की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है c इक्वल टू 1/2 है। तो c की वैल्यू 1/2 है, तो एफ डैश सी निकालना है हमको। एफ डैश सी इक्वल टू 0 करना है और एफ डैश सी का मतलब एफ डैश 1/2 को 0 करना है। तो एफ डैश सी निकालो, कितना आने वाला है एफ डैश सी, तो 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/2 और प्लस b इक्वल टू 0। तो 6 इंटू 1/4 प्लस ये हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा a और b की वैल्यू -2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2 -2। तो a इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1/2। अब उन्होंने क्या पूछा था हमसे, उन्होंने कहा है कि 2a प्लस b की वैल्यू बताइए, देन 2a प्लस b इक्वल टू, आंसर आ गया हमारा 2 इंटू ए की वैल्यू 1/2 प्लस b की वैल्यू -2। 2 और 2 कट कर लेते हैं, 1 - 2 तो -1 आंसर आ गया। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है, तो बी इज करेक्ट। बोलो इसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, से यस और नो बोलना पड़ेगा, कुछ मैसेज ही करो, पता चले कि साथ में चल रहे हो, समझ में आ रहा है। ओके, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई में पूछे गए हैं, वो भी लिख लेते हैं। कुछ कंडीशन इस टाइप की वो देते हैं सॉल्व करने के लिए, और फिर हमको उनका भी रूट्स देखना पड़ता है। ये भी जेईई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, लिखते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए वो भी बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन 3ax² प्लस 2bx प्लस c
इक्वल टू 0 हैज in the interval 0,1 ए ऑप्शन में दिया था एटलीस्ट 1 रूट, बी ऑप्शन में है एट मोस्ट 1 रूट, सी ऑप्शन में है नो रूट और डी ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं यहाँ पर क्या मेथड होता है इनका। यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि जो भी इक्वेशन गिवन है, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा यहाँ पर करना पड़ेगा, फिर बाकी क्वेश्चन सारे ऐसे ही होने वाले हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन है, एक तो कंडीशन ये गिवन है, और हमें उसने ये नहीं बोला, उसने कहा है कि ये इक्वेशन जो है देन द इक्वेशन हैज़, यानी कि ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स हमको बताने हैं कि 0 1 के बीच में लाई करने हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये fx नहीं है, क्योंकि हम क्या कहते थे कि f डैश c अगर 0 है तो c जो है वो 0 से 1 के बीच में या a से b के बीच में लाई करता था। तो ये जो इक्वेशन दी जाएगी जब हम ये इस तरह के क्वेश्चन जब हम यहाँ देखेंगे तो हम इसको fx नहीं लेट करेंगे, ये fx नहीं है, ये कुछ इसको इंटीग्रेट करके हम fx लेट करेंगे। समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग लगेगा लेकिन जब 2-4 करेंगे तो आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक fx एक फंक्शन लेट करेंगे, लेट fx इक्वल टू, हमने fx इक्वल टू लेट किया एक फंक्शन, और वो ये नहीं, इसको इंटीग्रेट करके एक फंक्शन बनाएंगे। तो 3a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, 2b एक्स स्क्वायर बाई 2 सी एक्स और प्लस एक कांस्टेंट d लगा दिया। जब भी कभी हम इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, एक कांस्टेंट d जो है वो इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा, वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, सी डी ई कुछ भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जिस इक्वेशन के बारे में कहेगा वो एफ डैश एक्स का काम कर रही है, उसको पहले हमें एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे निकलता है, उसको इंटीग्रेट करके। तो ये जो इक्वेशन हमको मिलने वाली है एफ एक्स, वो क्या मिलेगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, देखो ये 2 से 2 और ये 3 से 3 कट हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक सिंपल सी मिल गई हमको, ये हमें एफ एक्स लेट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ आ जाएंगे। अब उसके बाद हमें एफ एक्स मिल गया, तो अब हमें देखना है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशियल भी होगी, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल इन 0,1। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगी, ए और बी के सारी वैल्यूज के लिए ये कॉन्टिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशियल भी होगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जो एक्स ए और बी दिया हुआ है वो क्या क्या है, 0 और 1, तो इसको हम ए और बी लेट कर लेते हैं। इसका मतलब ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। तो एफ ऑफ 0 जरा निकालते हैं यहाँ पर। तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे कैसे मिलेगा, देखो एक्स की जगह 0 रख दो, तो ए इंटू 0 का क्यूब, बी इंटू 0 स्क्वायर, सी इंटू 0 प्लस डी। तो यहाँ से हमारा सिर्फ क्या बचने वाला है, डी। एफ ऑफ 1 जरा निकालो कितना आएगा, जैसे ही एफ ऑफ 1 निकालोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इतने पार्ट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पहली लाइन में यही गिवन है कि इतने पार्ट की वैल्यू क्या है, 0 है। इसीलिए तो हमको ये लेट करना पड़ा ये फंक्शन। ये देखो ऊपर लिखा है ना ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसलिए ये भी जो वैल्यू आ गई वो डी आ गई। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, एफ ऑफ 1 के। देखो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही धीरे धीरे। पहली कंडीशन पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस हो गया, दूसरा डिफरेंशियल हो गया, तीसरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। देन चौथा क्या हो गया, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स कैसे आएगा, वो तो खैर यहाँ लिखा ही हुआ था, ये जो एफ एक्स है इसी को इंटीग्रेट करके एफ डैश एक्स आ जाएगा, और वही तो हमने लेट ही किया हुआ था। तो ये एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कि 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर इसकी वैल्यू 0 गिवन है, इसका मतलब हम यहाँ पर भी आ गए कि एफ डैश एक्स जो है वो 0 है, यानी एफ डैश सी जो है वो 0 है। और अगर एफ डैश सी 0 है
तो हम या तो बोल सकते हैं कि x जो है वो 0 से 1 के मिड में लाई करेगा, और अगर हमने c लेट कर लिया है तो हम बोल सकते हैं c जो है वो 0 से 1 के, c कोई एक नंबर ही है जो x एक्सिस में लाई कर रहा है। तो बस यहाँ से हमको पता चल गया कि जो x है उनके बीच में एक कम से कम एक रूट x का जरूर होगा जो 0 से 1 के मिड में लाई करेगा। क्वेश्चन हमारा यही था कि द इक्वेशन हैज़ वन रूट, एटलीस्ट वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एटलीस्ट वन रूट लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो ये एक मेथड हो जाएगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन का। इस तरह के कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं। अभी हम लोग करते हैं और भी, पहले इसको कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं जल्दी से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, से यस और नो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। पूरी समरी हमको समझ में आ गई होगी कि जो भी फंक्शन दिखेगा जिसके रूट्स के बारे में वो बोलेगा उसको हमें एफ एक्स नहीं लेट करना है, उसको इंटीग्रेट करके उसको हम एफ एक्स लेट करेंगे और फिर एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालेंगे। वो दोनों इक्वल आनी चाहिए और इक्वल आने के बाद फिर हम एफ डैश सी की वैल्यू 0 देखेंगे। अगर एफ डैश सी 0 है तो इसका मतलब सी जो है वो ए और बी के मिड में लाई कर रहा है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, उसको भी लिख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ज़रा देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, लिखते हैं। ओके, डन। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ 27a प्लस 9b 27a प्लस 9b 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0, then the equation 4ax cube plus 3bx square plus 2cx plus d equal to 0 has at least one real root lying between A ऑप्शन में गिवन है 0 एंड 1, बी ऑप्शन में गिवन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन में गिवन है 0 एंड 3 और डी ऑप्शन में गिवन है नन ऑफ दीज। तो ये जेई मेंस का भी क्वेश्चन रह चुका है, इजी और इम्पॉर्टेंट। करें आप इसको और आंसर बताएं इसका। अब इन्होंने देखो घुमा दिया क्वेश्चन को, अभी वो ए और बी के बारे में पूछ रहे हैं। अभी तक वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि एक रूट लाई करता है। अब उन्होंने कह दिया कि एटलीस्ट वन रियल रूट लाई, देन ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, लेकिन कितना लेके जाएंगे, हमें बस एफ ऑफ एक्स लेट करना है, जो कि एक इक्वेशन गिवन है, उसी को इंटीग्रेट करके एफ एक्स लेट कर लेंगे और फिर देख लेंगे कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किस वाले नंबर है, ए और बी के किस नंबर के लिए दोनों सेम आते हैं। और अगर वो सेम आ गए तो इसका मतलब वही आंसर हो जाएगा हमारा। और ये जो कंडीशन गिवन है इसका कुछ यूज होगा, 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इक्वल टू 0, इसका कोई ना कोई यूज होगा अभी वहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को इक्वल करने में। देखो सॉल्व करो, 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, इजी। नहीं होता तो सॉल्व करता हूँ फिर मैं, नो प्रॉब्लम। और अगर कोई ऑप्शन आ रहा है तो बताएं आप क्या आंसर है इसका। सर हाँ बेटा बोलो।
सर हमें इसमें एक पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। नहीं, जो ऑप्शन है उसी से हम चेक कर लेंगे ना बेटा। जो हमारे पास ऑप्शन है, जैसे ए और बी की वैल्यू हमको पता है 0 या 1 होगी कि 1 और 3 होगी, ये रिवर्स प्रोसेस जाएगा, ऑप्शन से चेक होके आ जाएगा इजीली। ए और बी लेट करेंगे, अननोन ज़्यादा बढ़ जाएंगे इसमें। देखो मैं थोड़ी सी मदद करता हूँ। देखो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने देखा कि एफ डैश एक्स दिया हुआ है, तो एफ एक्स क्या लेट करेंगे, जो फंक्शन हमें ये गिवन है उसको इंटीग्रेट करना होता है हमको। तो 4a(x³ का x⁴ बाई 4, 3b(x³ बाई 3 प्लस 2c(x² बाई 2 प्लस dx और प्लस e। अब ये तो आइडिया है ना कि क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको वो कह रहा है कि जो एफ डैश सी होता है उसी का रूट्स होता है 0, 1 या ए और बी के बीच में, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एफ एक्स नहीं गिवन है, ये जो गिवन होता है ये एफ डैश एक्स गिवन होता है। तो पहला काम हमने एफ एक्स निकाला, तो ये 4 से 4 कट हो गया, 3 से 3, 2 से 2, तो ये एक सीधी सी इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक बन गई। ax⁴ bx³ cx² प्लस dx प्लस e। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट है, या तो 0 है या 1 है या 3 है, इन्हीं तीनों पॉइंट तो है। देखो तीनों ऑप्शन में देख लो, 0, 1 और 3, तीन ही पॉइंट पे चेक करना है। तो एक काम करते हैं, पहले एफ ऑफ 0 निकालते हैं। तो एफ ऑफ 0 पे क्या मिलने वाला है, यहाँ से यहाँ तक की सारी कहानी खत्म, सिर्फ ई मिलेगा। फिर जरा एफ ऑफ 1 पे चेक कर लेते हैं। जब 1 चेक करोगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई मिलेगा। हमें चाहिए था कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 इक्वल हो जाए। क्या ये कोई कंडीशन दी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0? नहीं दी है। कंडीशन तो 27, 9a 3c ऐसे करके गिवन है। तो एक काम करते हैं, एफ ऑफ 3 भी यहाँ निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 3 कितना आने वाला है, 3⁴ 81a 27b 9c प्लस 3d और प्लस e, और यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d और प्लस e। और ये पूरी कंडीशन 27a करके गिवन है, 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d, ये देखो ऊपर गिवन है ना ये, तो ये 0 हो गई। तो इसका मतलब एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, e। तो यहीं से हमको आइडिया हो गया कि एफ ऑफ 0 किसकी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ 3 की इक्वल आ रहा है। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ रहा है। तो इसका मतलब हमको नहीं पता चल गया कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो इसका मतलब ए और बी कहाँ पर लाई होने चाहिए, 0 और 3 होने चाहिए। तो इसका मतलब जो इंटरवल हमारा a, b का आएगा वो आ जाएगा 0, 3 पर। सीधी बात। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन को ज़्यादा घुमा नहीं सकते, या तो ये ए बी पूछ सकते हैं, या तो ये सी पूछेंगे, और या तो ये कहेंगे कि चेक करो कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। एक बार रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल पे भी पूछा जा चुका है कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है, तो वो तो हमने अभी ऊपर किया ही हुआ था क्वेश्चन कि किस तरीके से चेक करेंगे कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ये हमारे कुछ रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस थे। अब जरा आ जाते हैं लैग्रेंज दूसरी वाली जो थ्योरम है उसका नाम भी लिख लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चन एक साथ भी करेंगे कुछ अच्छे बाद में। पहले उसको भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिख लेते हैं, फिर अभी इनके क्वेश्चंस कुछ दे दूंगा, 1-2 में। हेडिंग है हमारी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं, ये LMVT। तो ध्यान रखेंगे इसका शॉर्टकट, कभी कभी ऐसे भी वो बोल देते हैं। इसकी क्या स्टेटमेंट है वो लिख लेते हैं, फिर इसको भी प्रूव करेंगे, समझेंगे किस तरीके से इसका फॉर्मूला बना होगा। इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती, थोड़ा सा चेंज है बस। इफ अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b is
सबसे पहली कंडीशन इसमें भी वही है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में। दूसरा डिफरेंशिबल होना चाहिए, डिफरेंशिबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और थर्ड जो कंडीशन है वहां पर वो यहाँ पर नहीं आएगी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, उस बात का ध्यान रखें क्योंकि वो दोनों पॉइंट नहीं आने वाले हैं। तो ये थर्ड को यहाँ से हटा देते हैं, इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन आने वाली है, फर्स्ट ये, सेकंड ये। देन देयर एग्जिस्ट, तीसरी वाली नहीं होगी इसमें, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर C बिलोंग्स टू A कॉमा बी। बिल्कुल सेम वही कंडीशन है, बस उसमें एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया था, इसमें ही वो नहीं है। सच दैट, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, वहाँ बना था एफ डैश सी 0, यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये एक नया फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, प्रकट हो जाएगा एक नया फॉर्मूला। कैसे बना, क्यों बना, अभी बात करते हैं उसके बारे में। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और उसके बाद इसको प्रूफ करते हैं किस तरीके से इसका प्रूफ आया होगा। बस इसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है क्लोज्ड इंटरवल में। डिफरेंस इसमें काम कम हो गया थोड़ा सा, लेकिन हमें एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो फॉर्मूले में आ ही रहे हैं। और अगर हम एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल टू जी दोनों को इक्वल पुट कर दें तो एफ डैश सी 0, तो ये लैग्रेंज जो थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम बन जाएगी। लैग्रेंज मीन वैल्यू जो थ्योरम है वो रोल्स थ्योरम बन जाएगी अगर हम एफ बी और एफ ए दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं तो नोट कर लेते हैं यहाँ तक जरा जल्दी से, और उसके बाद इसका प्रूफ करते हैं किस टाइप से इसका प्रूफ बना होगा। सच दैट, एस टी का मतलब है सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, सच दैट, एस टी का मतलब है सच दैट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बन गया, ये एक्स एक्सिस बन गया और ये यहाँ पर आ गया हमारा वाई एक्सिस। अब यहाँ पर ये ओरिजिन हो गया हमारा। फिर वही पॉइंट हमको ले लेना है x इक्वल टू ए पर और x इक्वल टू बी पर। ये x इक्वल टू ए हो गया पॉइंट और ये हो गया x इक्वल टू बी। और एक कर्व कुछ ऐसा ही ड्रॉ कर लेते हैं जैसे उसमें किया हुआ था, थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें इन्होंने क्या बोला है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग अलग होने चाहिए, और इसमें साफ साफ लिखा भी है कि एफ बी माइनस एफ ए हो रहा। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ ए यहाँ ले लिया और एफ ऑफ बी जो है वो यहाँ ले लिया, दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया है और कुछ इस टाइप से कर्व जो है जा रहा है। ये हो गया x इक्वल टू ए पर और इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए, और ये जो वैल्यू यहाँ पर देने वाला है वो है एफ ऑफ बी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ी घूम घाम रही है। ध्यान रखेंगे कि ये x इक्वल टू ए पर है और ये x इक्वल टू बी पर है। ये A पॉइंट ले लेते हैं और ये B पॉइंट ले लेते हैं, A से B को ज्वाइन करा देते हैं ये, और इसी के पैरेलल लाइन जो है, जो ये AB लाइन है, इसी के पैरेलल लाइन एक और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, और वो लाइन जो होगी वो कुछ इस टाइप से हमने ड्रॉ कर लिया। ये है इस लाइन के पैरेलल लाइन। तो अच्छा ये बताओ कि A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। A के कोऑर्डिनेट होंगे A कॉमा एफ ऑफ ए, और B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे B कॉमा एफ ऑफ बी।
तो अगर हम पूछें कि बताओ भाई स्लोप ऑफ ए बी क्या होने वाला है, स्लोप ऑफ ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू जो होगी वो यही तो होगी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। पूरी वही कहानी लिखेंगे फिर से, लेट एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल। चलो एक दो लाइन लिख लेते हैं, लेट एफ एक्स बी डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b सच दैट, नंबर वन हो गया ये एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस हो गया क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिबल हो गया ओपन इंटरवल में, डिफरेंशिबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमें स्लोप ऑफ ए बी निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होता है, फॉर्मूला y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और ये जो स्लोप ऑफ ए बी है, यहाँ पर एक कोई पॉइंट हमने सी कंसीडर किया है, जहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ की है वहाँ पर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ये लिया है सी, ये है एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर कोई पॉइंट, और ये है एफ डैश सी। तो एफ डैश सी जो होगी तो वो टेंजेंट का स्लोप होगा। ये जो टेंजेंट पे कर्व पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप ऑफ निकालें तो क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू सी, तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप एम इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश सी। तो ये भी स्लोप की वैल्यू है और ये जो वैल्यू आई है ये भी स्लोप की वैल्यू है। तो अगर ये दोनों ही स्लोप की वैल्यू है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। जो इस लाइन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ ए बी, वही स्लोप जो है वो टेंजेंट लाइन का भी होने वाला है, क्योंकि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला एफ डैश सी इक्वल टू बना है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा इसका। किसी को कहीं पर कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये लाइन हमने, अब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, ये लाइन पैरेलल टू ए बी है। जो टेंजेंट है वो ए बी के पैरेलल है। अगर हम दोनों को एक्स एक्सिस के पैरेलल ले लेंगे तो फिर तो वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पर रोल्स थ्योरम थी, क्योंकि रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम माने गए थे, तो वो जो है वो सेम थे। तो वहाँ पर एक जो लाइन थी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, तो उसके पैरेलल लाइन की जितनी भी लाइन थी उनका स्लोप इक्वल हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके बच्चों, तो बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा से। यस और नो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो नोट कर लें जल्दी से, नहीं तो फिर क्वेश्चन करते हैं इसका एक। और जिन लोगों ने नोट कर लिया उनके लिए क्वेश्चन भी एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स जो है वो गिवन है, हमको ये चेक करना है यहाँ पर कि ये रोल्स थ्योरम, बल्कि सी की वैल्यू भी बतानी है यहाँ पर, और चेक करना है कि रोल्स थ्योरम या रोल्स नहीं LMBT वेरीफाई करना है। वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और x जो है वो 0 से 1 के मिड में लाई कर रही है। तो जरा आप चेक करके बताएं कि इसमें LMBT वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल और नॉट। सर इसमें भी रोल्स थ्योरम जैसा शॉर्टकट होगा पॉलिनोमियल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी के लिए हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा, पॉलिनोमियल में डिफरेंशिबल भी होगा। कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अभी हम बहुत इजी से कर रहे हैं तो उसमें हमें पता चल रहा है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है डायरेक्ट, और ये डिफरेंशिबल है, बोल सकते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, सच दैट सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करना है। तो एफ डैश सी निकालो और उसको फॉर्मूले में पुट करो और देखो क्या ये बन रहा है क्या, कि सी की जो वैल्यू आ रही वो ए और बी के बीच में लाई कर रही कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी तो लिख सकते हैं, सेम है, पॉलिनोमियल है और वो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल आल्सो। ओपन इंटरवल 0,1। तीसरा हमको क्या करना है, एफ ऑफ 0 निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर 0। एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये 1। और एफ एक्स से फिर हमें एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, अगर एफ एक्स 2x है तो 2 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो c की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/√2। तो c की वैल्यू 1/√2 इनके मिड में लाई कर रही है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, तुम भी चेक कर लेना 1/√2 आ रही कि नहीं, रीचेक कर लो एक बार। तो एफ डैश सी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 2 माइनस 2c। तो अब फार्मूला लगा देते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है 1। ये एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। 2 माइनस 2c इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0, तो ये तो 1 हो गया। तो 2 माइनस 2c इक्वल टू 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू 2c की वैल्यू तो ये 1 आ रही है, तो c की वैल्यू तो 1/2 आ रही है। 1/√2 कैसे आई, देखो चेक करो एक बार। तो 1/2 जो है वो 0 और 1 के मिड में लाई करेगा। तो इसका मतलब है 1/c बिलोंग्स टू 0 to 1। और अगर c जो है वो 0 से 1 के मिड में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि LMVT जो है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर। अब जरा आते हैं जो जेई में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं। सब में सेम मेथड है, कुछ में किसी में भी कुछ नया नहीं है, सब में वही काम करना है। एफ बी निकालो, एफ ए निकालो और फिर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन आया था हमारा 2013 में, थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया था क्वेश्चन की लैंग्वेज, और उसको देखते हैं क्या था क्वेश्चन। लेट एफ ऑफ 1 इक्वल टू -2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2 फॉर 1x और ये 6, ऐसे कंडीशन दी थी। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ f of 6 lies in interval। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने और ऑप्शन दे दिया इस टाइप से। ए में है 15 to 19 क्लोज्ड इंटरवल, बी में है माइनस ओपन इंटरवल में -∞ to 12, सी है 12 to 15 ओपन, और डी में है 19 to ∞ ओपन, 19 पे क्लोज्ड है। और ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट और इजी, 2013 में आया हुआ है। ये कैसे करेंगे देखते हैं, इजी। सबसे पहले हमको ये तो आइडिया होना चाहिए कि भाई यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई होने वाली, क्योंकि इन्होंने यहाँ तो कुछ बोला नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं कि एफ ऑफ 6 के बारे में कह रहा है और एफ ऑफ 1 पूछ रहा है, और एफ ऑफ 6 एफ ऑफ 1 की इक्वल तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि एफ ऑफ 6 की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब पक्की बात है कि रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है ही नहीं यहाँ पर। तो ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक ए चाहिए, तो ये इन्होंने ए और बी दिया, ऐसे लिखने का तरीका इनका ये है। तो एक्स की बिलोंग्स टू यहाँ पे इन्होंने 1,6 दिया है, तो ये ए और बी गिवन है हमारे पास।
ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू हो गई 6। एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 है और एफ ऑफ बी जो है वो एफ ऑफ 6 तो है ही है, इसके बारे में इन्होंने पूछा हुआ है। एफ डैश सी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब इन्होंने एफ डैश सी की जगह इन्होंने एफ डैश एक्स दे दिया है और एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात वही है, ये एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है 4.2। तो इसका मतलब एफ डैश सी जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2, क्योंकि एफ डैश एक्स और एफ डैश सी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि वो भी एक्स की वैल्यू है और ये एक्स की कोई पॉइंट सी के लिए वैल्यू है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2। तो एफ बी की वैल्यू है 6 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है 1 अपॉन 6 माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4.2। तो एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू -2 है, तो ये +2 हो गया, और 6 माइनस 1 5, तो 4.2 इंटू 5, तो ये हो गया 2 5 10, 20 और 1 21। तो एफ ऑफ 6 प्लस 2 की वैल्यू आ गई, यहाँ से एफ ऑफ 6 की वैल्यू का क्या आ गई 21 माइनस 2, तो एफ ऑफ 6 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 19। अब यहाँ से हमको आप ऑप्शन पता चल गया कि एफ ऑफ 6 जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 19 होना चाहिए। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये 19 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और 19 टू इन्फिनिटी डी ऑप्शन है हमारा, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बोलो इसमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, नहीं तो नोट करें, फिर एक और एडवांस का क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का पूछा गया है। इजी होते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन जो है वो सारे बहुत इजी होते हैं। वेरीफाई वाला पॉइंट जो है उसमें यह है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एफ ऑफ ए, हमें दो थ्योरम है हमारे पास, एक रोज थ्योरम है और एक मीन वैल्यू थ्योरम है, एलएमवीटी है। रोज थ्योरम अगर होती तो वो एफ ऑफ 1 अगर दिया होता तो एफ ऑफ 6 के बारे में वो पूछता ही नहीं, क्योंकि एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 6 दोनों इक्वल होते हैं, तो फिर वो कहता कि भाई रोज थ्योरम होता है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एफ ऑफ 1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 6 के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों में डिफरेंस रहा होगा। और जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है तो हम रोज थ्योरम अप्लाई करते हैं, और जब एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होता है तो हम वहाँ पर एलएमवीटी अप्लाई करते हैं। इसलिए हमको ये आइडिया होगा यहाँ पर कि हम एलएमवीटी यहाँ पर यूज़ करें। ओके बेटा, यहाँ पर हमको इसी से आइडिया होगा, क्योंकि वहाँ पर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए रोल्स थ्योरम में, और अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ करेंगे। चलिए तो इसको कर लेते हैं जल्दी से, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम तो से यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन एडवांस का है, जेई का ही है, प्रीवियस ईयर्स का। अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, बड़ा है थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू एलएमवीटी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम in the interval x belongs to 0 to 1 closed interval में given है, which of the following does not follow, which of the following does not follow। मोर देन 1 का केस हो सकता है ये, हमें एलएमवीटी चेक करके बताना है कहाँ कहाँ पर एलएमवीटी जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। पहला ऑप्शन ए है, इसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 माइनस एक्स से है जब एक्स लेस देन 1/2, और दूसरा है 1/2 माइनस, ये 1/2 है, माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ए ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन में कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन एक्स अपॉन एक्स है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे ये 1 है।
सी ऑप्शन में कह रहा है एफ एक्स जो है वो साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स हो गया, अब यहाँ पर लिख लेते हैं मॉड एक्स है। एफ एक्स जो है वो मॉड एक्स है। और डी ऑप्शन जो है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है। तो ये 4 ऑप्शन है। मोर देन वन का जेई का इजी और इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इजीली हम पकड़ पाएंगे कि आंसर हमारा क्या होगा। चलिए बताइए इसका आंसर। बताइए बच्चों, किसी को है आइडिया कैसे करेंगे? कि बताया जाए, सॉल्व किया जाए फिर, कि कर रहे हो? यहाँ पर डायरेक्ट कोई काम नहीं कर सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। हाँ, कुछ में तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कुछ में हमें सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। है कोई जवाब किसी के पास तो बताइए। ABCD में कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसमें? ओके आशीष,
और किसी का कोई जवाब? देखो मैं चेक करके बताता हूँ इसमें कौन कौन से करेक्ट होंगे। सबसे पहले तो हमें ए ऑप्शन से चेक करना चाहिए। ये बहुत ही इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देखो पता चल जाएगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही पहले ए ऑप्शन चेक करेंगे, चेक ए ऑप्शन, ए ऑप्शन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले हम कंटिन्यूटीज़ की चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी जैसे ही चेक करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1/2 पर, तो हम सीधे रख देते हैं राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों को रख देते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 1/2 पे चेक करना है। तो कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये? अगर हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है क्या? देखो चेक करो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे 1/2 माइनस 1/2 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही चेक करोगे 1/2 माइनस 1/2, ये यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1/2, तीनों ही 0 आ रहे हैं। जैसे ही हम x की जगह यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो है। बस जरा डिफरेंशिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब चेक करेंगे तो लेफ्ट के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो 1/2 का 0, x का -1, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव जब करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 1/2 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, और जैसी x की जगह 1/2 यहाँ रख दोगे तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू -1, तो ये 0। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल ही नहीं है। तो जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब अब आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिबल ही नहीं रहा। तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब इस पे तो LMVT अप्लाई होगी नहीं। तो ये हो गया ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि उसने कहा है डज नॉट फॉलो। फॉलो कौन सा नहीं करता वो बताना है। बी को तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बी सीधा सीधे हमको पता है कि यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों ही सेम आने वाले हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिबल भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो फॉलो होगा। तो बी तो फॉलो करेगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट जैसी 0 से ज़्यादा, 0 से कम और 0 के इक्वल के लिए करोगे तो वो तीनों के तीनों क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। और डिफरेंशिबिलिटी भी हो जाएगी, वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिबल भी होगा। तो बी तो फॉलो करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सी की। अभी थोड़ी देर पहले हमने सी के बारे में बात की थी और मैंने बोला भी था कि अभी मैं क्वेश्चन दूंगा जेई का। सी में y इक्वल टू मॉड एक्स है। मॉड एक्स जो होता है वो नॉट डिफरेंशिबल फंक्शन होता है, लेकिन पूरी बात हमको याद रखनी चाहिए कि मॉड एक्स जो है वो नॉट डिफरेंशिबल है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। हमेशा हर जगह नॉट डिफरेंशिबल नहीं है मॉड एक्स, सिर्फ 0 पर। ये यहाँ पर अभी हम लोगों ने मॉड एक्स की बात की थी ऊपर, तो यहाँ पर मैंने बोला भी था, ये अभी बात कर लेते हैं कहाँ पर था मॉड एक्स का क्वेश्चन। ये है, ये लिखा हुआ है कि मॉड एक्स जो है वो 0 पर डिफरेंशिबल नहीं है। लेकिन अगर -1 से 0 के बीच की बात करोगे ओपन इंटरवल में तो वहाँ पर डिफरेंशिबल हो जाएगा, क्योंकि ओपन इंटरवल आएगा। और 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 0 से 1 के बीच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो मॉड एक्स है ये 0 से 1 के बीच में डिफरेंशिबल होगा, बिल्कुल होगा। बस ये -1 से 1 जहाँ पर 0 आएगा वहाँ नहीं होगा। तो मॉड एक्स जो है, अगर वो कह रहा है कि 0 से 1 के बीच की बात हो रही है ना, x की वैल्यू 0 से 1 के मिड की बात हो रही है, तो देख लो 0 से 1 के मिड में कहाँ पर नहीं है डिफरेंशिबल, सब जगह हो जाएगा। ये 0 से लेके 1 तक ये होगा मॉड एक्स। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये कॉन्टिन्यूअस भी होगी, डिफरेंशिबल भी होगी। तो इसमें भी फॉलो करेगा, LMVT जो है, LMVT इसमें फॉलो करेगी। तो इसमें भी वेरीफाइड है। और डी जो है वो y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स है। एक्स मॉड एक्स का मतलब x इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 0, और जब x लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब x लेस देन 0 होगा
तो x इंटू माइनस एक्स हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ये होता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब जीरो से आगे की बात कर रहा है, 0 से 1 की बात, तो यहाँ पर तो ये भी जो है वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। 0 से 1 के बीच में ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। तो x mod x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशियल इन 0,1, देन LMVT फॉलो करेगा इसमें भी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सिर्फ कौन सा पार्ट हो जाएगा, सिर्फ ए हमारा आंसर हो जाएगा, जिसमें LMVT फॉलो नहीं करेगी। बाकी तीनों केसेस में LMVT फॉलो करेगी, क्योंकि तीनों ही केस जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बाकी इजी है, ऐसा कुछ खास उसमें बात नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा मेन होमवर्क यही है कि जितने भी LMVT की एक पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, रोल्स और LMVT की पूरी एक्सरसाइज है, वो हमें करनी है बोर्ड में, इस मतलब NCERT लेवल पे। बुक में NCERT की बुक में एक एक्सरसाइज पूरी गिवन है, वो करनी है। और दूसरा JEE मेंस और एडवांस में जितने भी LMVT और रोल्स थ्योरम पे एप्लीकेबल क्वेश्चन है वो हमारा होमवर्क है, वो दोनों हमें सॉल्व करने, जितने भी क्वेश्चन हम ढूंढ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले टर्न पे। ओके, बाय बाय।